टू दिस चैनल। तो मेरा नाम है हेमंत और मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो अगस्त सितंबर 2021 में जो जेईई मेन हुआ था हमारा 26 अगस्त से 1 सितंबर तक। इसमें कुछ हमारे 4 दिनों में पेपर हुए थे और लगभग 9 शिफ्ट जो थी, आई थिंक 9 शिफ्ट थी। तो उनमें जितने भी सवाल थे वो सवाल हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे और उन सवालों को डिस्कस करने का तरीका, क्राइटेरिया क्या होने वाला है कि पहले हम मैकेनिक्स जो है वो एक साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो हमारे हीट और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको एक साथ डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक साथ डिस्कस करेंगे और एसएचएम और वेव्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, और ऐसे ही ऑप्टिक्स और ऐसे ही मॉडर्न फिजिक्स। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को डिवाइड करने वाले हैं। उससे हमें आइडिया रहेगा कि जेईई मेन के किसी भी एक फेज में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रीसेंट ट्रेंड्स में रीसेंट क्या ट्रेंड रह रहा है, और हमें आइडिया मिलेगा कि हमें प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजों पर ज्यादा जो है एम्फेसाइज करना है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सवाल। क्वेश्चन कहता है आपसे, 2 सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट in coplanar circular orbits in anti-clockwise direction. Their period of revolution are 1 hour and 8 hour respectively. The radius of the orbit of nearer satellite is this much kilometer and angular speed of the farther satellite is observed from the nearest satellite at the instant when both the satellite are the closest. तो यहां से जो लिखा है उसको हम थोड़ा सा बाद में प्रोसेस करेंगे बिकॉज इट्स टू मच टू प्रोसेस ऑलरेडी। इससे पहले का जो चीज है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो कोप्लेनर ऑर्बिट्स में 2 सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं सैटेलाइट्स बना देता हूँ। एक सैटेलाइट ये है, सैटेलाइट का पाथ बना रहा हूँ बेसिकली, ये सैटेलाइट का पाथ है। इसका कुछ रेडियस होगा, ऑर्बिटल रेडियस, लेट्स कॉल दिस r1। एक दूसरा सैटेलाइट है जो एक दूसरे कोप्लेनर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। मैंने कैसे मान लिया कि ये ऑर्बिट अलग है? बिकॉज टाइम पीरियड दोनों का अलग अलग है और हम जानते हैं कि टाइम पीरियड ज्यादा है तो मतलब रेडियस उसका ज्यादा होता है। इसका मतलब मैं मान लेता हूं ये r2 रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है दूसरा सैटेलाइट, और इनके टाइम पीरियड्स का जो वैल्यू है, t1 की वैल्यू दी हुई है 1 आवर। t1 इज इक्वल टू 1 आवर और t2 जो है वो किसके बराबर है? 8 आवर के बराबर है। 8 घंटे उसको लगते हैं एक चक्कर लगाने में। रेडियस ऑफ द नियरेस्ट ऑर्बिट, नियरेस्ट सैटेलाइट इज 2 into 10 to the power 3। तो यहां मुझे रेडियस पता है 2 into 10 to the power 3। तो क्या मैं r2 निकाल सकता हूं? क्या बिल्कुल निकाल सकता हूं कि हम जानते हैं कि t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है, तो वहां से r की जो वैल्यू है निकाली जा सकती है, लेकिन हमें चेक करना है क्या ये जरूरत है या नहीं है। सवाल आगे क्या कहता है? एंगुलर स्पीड ऑफ द फार्दर सैटेलाइट as observed from the nearest satellite at the instant when both the satellite are closest। तो जब दोनों सैटेलाइट सबसे क्लोजेस्ट होंगे, देखिए सबसे ज्यादा क्लोज ये दोनों सैटेलाइट कब हो सकते हैं? जब एक यहां हो और दूसरा यहां हो, और दोनों ही क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी इस तरह से होने वाली है। इसकी वेलोसिटी यहाँ पे मान लेता हूँ v1 के बराबर है, विच इज इक्वल टू r1 into ω1, और इसका वेलोसिटी इस तरफ है v2 इज इक्वल टू r2 into ω2। तो मुझे इसके रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को यदि ज्वाइन कर देता हूं मैं एक लाइन से, और मैं इस फर्स्ट सैटेलाइट को रेस्ट पे मान लेता हूं, फर्स्ट को रेस्ट पे मान लेता हूं मैं सैटेलाइट को, तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो दूसरा सैटेलाइट है जो r2 माइनस r1 डिस्टेंस पर है, ये वेलोसिटी v2 माइनस v1 से ऐसे फिर रहा होगा। तो इस तरह का मोशन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मुझे बताना है कि एंगुलर स्पीड इसकी क्या होने वाली है। तो एंगुलर स्पीड को लिख सकता हूं, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1। ये हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमें रेडियस की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं रेडियस निकाल सकता हूं टाइम पीरियड और रेडियस वाले रिलेशन से कि t स्क्वायर जो है, t स्क्वायर डिवाइडेड बाय r क्यूब, 2 into 10 to the power 3 का क्यूब इज इक्वल टू t स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 का क्यूब। तो यहां से आप देखिए ये आपको मिल जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 8 64 को क्या लिख सकता हूं? 4 raised to the power क्यूब लिखा जा सकता है इसे, 4 क्यूब बाय r2 क्यूब
दोनों तरफ जो है 1/3 जो है पावर हम ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2000 इज इक्वल्स टू 4/R2। तो यहां से मिल जाएगा R2 इज इक्वल्स टू 8000। तो 8000 जो है आपको रेडियस मिल जाता है दूसरे सैटेलाइट का। इसका 2000 है और इसका 8000 है। तो यहां से मुझे ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। ओमेगा को मैं लिख सकता हूं V2 माइनस V1 बाय R2 माइनस R1। V2 को लिखा जा सकता है V को क्या लिख सकते हैं 2 पाई R बाय V2 को लिखेंगे हम वेलोसिटी है हमारे पास तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं। सो 2 पाई R1 2 पाई R1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस 2 पाई R2 डिवाइडेड बाय T2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। ये लिखा जा सकता है जो हमें रिलेटिव एंगुलर स्पीड निकालनी है। तो यहाँ देखिए बेटा 2 पाई को कॉमन ले लेंगे। R1 जो है ऊपर कितना है आपके पास R1 इज 2000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8000 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 विच इज 8000 माइनस 2000। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 पाई इंटू ये गया 1000 2000 1000 डिवाइडेड बाय 6000 0.00000 आपको पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड रिलेटिव एंगुलर स्पीड मिल जाती है। तो आंसर हमारा आएगा पाई बाई 3। सो पाई बाय एक्स आपसे पूछा गया है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू 3 के बराबर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th ऑफ अक्टूबर से, जो कि 7th ऑफ अक्टूबर से लेके 29th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स हैं इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर, 2 to 6 को 3000, 7 to 20 को 2000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और NKC सर लाइव कोड डालना ना भूले, ठीक है बच्चों। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आगे चलते हैं आप अगले सवाल की तरफ। सवाल है कुछ ऐसा, when a body slides down from rest along a smooth inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal। तो incline का जो एंगल है वो 30 डिग्री के बराबर है और ये ब्लॉक नीचे आता है, t टाइम लेता है नीचे आने में। तो मैं मान लेता हूं कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां पे आके मैं मान लेता हूं कि ये मतलब पूरा पार कर लिया इसने। तो डिस्टेंस मान लेता हूं l के बराबर है, इसमें टाइम लगता है t के बराबर। अब क्या कहते हैं, when the same body slides down from rest along a rough inclined plane making same angle and through same distance it takes times alpha t। अब मान लीजिए मैं दूसरे inclined plane पे यही पे एक्सपेरिमेंट करता हूं, सेम ब्लॉक को सेम डिस्टेंस नीचे लाया जाता है और ये जो डिस्टेंस को पार करने में जो इसको समय लगता है वो किसके बराबर है, अल्फा टी के बराबर। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 के बराबर है। आपसे पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए कितना होगा। ये सवाल जो है ये एरोडोव का सवाल है और उसमें भी ऐसा ही कुछ दिया था एक बार। उसमें था कि एक बार हम अप द इंक्लाइन फेंकते हैं, एक में डाउन द इंक्लाइन फेंकते हैं, टाइम का रेशियो जो है आपसे पूछा गया था। मतलब कुछ वैसा ही सवाल है ये, ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो मैं एक बात तो जानता हूं कि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एक्सेप्ट ग्रेविटी। पहले वाले केस में ग्रेविटी का फोर्स कितना है बेटा, ग्रेविटी का फोर्स है mg sin थीटा। तो मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन ग्रेविटी का कितना है g/2 यहां पर। ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सिमिलरली यहां पे बात करें, यहां से यहां की जो जर्नी है उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है विच इज g/2 माइनस μg√3/2। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, कांस्टेंट है, यहां भी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए मैं टाइम का फार्मूला जानता हूं, टाइम t is equals to 2l by acceleration which is g/2 का अंडर रूट। ये टाइम पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में टाइम मिलेगा अल्फा t is equals to अंडर रूट ऑफ
2L divided by G by 2 minus mu G by 2 into root 3। तो इन दोनों को आप स्क्वायर करके डिवाइड कर दीजिए एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें डिवाइड किया है इसको, तो यहाँ मिलेगा आपको 1 अपॉन 1 माइनस म्यू रूट 3, और ये सब तो सेम ही रहने वाला है, ऊपर बन ही रहेगा, तो ये आपको मिल जाएगा, इधर लिख लीजिए इसे, 1 माइनस म्यू रूट 3 इज इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा स्क्वायर, म्यू रूट 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, म्यू की वैल्यू आपको मिल जाती है 1 बाय रूट 3, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर। आपको आंसर कैसा दिया है, कुछ इस तरीके से दिया है, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बाय अल्फा स्क्वायर 1 बाय रूट एक्स, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के बराबर आपको वैल्यू मिल जाती है यहाँ पर। समझ गए? काफी आसान सवाल था, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था हमें, बस ये देखना था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो टाइम का फॉर्मूला लगा दिया, अंडर रूट ऑफ 2h बाय g होता है फॉर्मूला वैसे, लेकिन यहाँ पे हमने 2s बाय a फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, 2 kg स्टील रॉड ऑफ लेंथ 0.6 मीटर, रॉड का लेंथ है इतना, मास भी दिया है, is clamped on table vertically at its lower end, ठीक है, at its lower end and is free to rotate in vertical plane. Okay, the upper end is pushed so that the rod falls under gravity, ignoring the friction due to clamping at its lower end. The speed of the free end of the rod when it passes through its lowest position is. सवाल देखिए, कुछ ऐसा कहा गया है आपसे कि एक रॉड को उसके बॉटम से क्लैंप कर दिया जाता है लाइक दिस, और इस रॉड को अब रिलीज कर दिया जाता है रेस्ट से, यहां से रिलीज कर दिया जाता है, तो रॉड क्योंकि वर्टिकल प्लेन में है तो रॉड का जो मोशन है कुछ इस तरीके से होने वाला है लाइक दिस, रॉड नीचे की तरफ आएगी और ऐसे जो है इसका मोशन होने वाला है लाइक दिस। तो आपसे पूछा गया है इसके लोएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है बताइए कितनी होने वाली है। तो लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकालने के से पहले मैं मान लेता हूं कि इसका एंगुलर स्पीड जो है, पहले एंगुलर स्पीड था 0 के बराबर और अब जो है इसका एंगुलर स्पीड जो है नॉन जीरो हो जाता है। तो मैं सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करने वाला हूं, बिकॉज यहाँ पे यदि हिंज में फ्रिक्शन होगा भी तो उसका वर्क डन नहीं आ रहा है, सो आई कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल लगा सकते हैं, चाहे आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो यहाँ आपको मिलेगा mg, ये सेंटर ऑफ मास इसका l/2 डिस्टेंस पर है और सेंटर ऑफ मास अब यहाँ आ चुका है, तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो l के बराबर हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा mgl, दिस इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज प्योर रोटेशन है रिजिड बॉडी का, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में यहाँ पे लिखने वाला हूँ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो भाई एम एल से एम एल कैंसिल आउट हो जाता है, आपको मिल जाएगा ये 20 3 6 60 बाय एल, 60 बाय एल, एल कितना है आपके पास 0.6, तो ये 0 और ये 100 ओमेगा की वैल्यू मिल जाती है आपको 10 रेडियन पर सेकंड के बराबर। अब ओमेगा मिल चुका है, मैं जानता हूं कि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक सर्कुलर मोशन है इस रिजिड बॉडी का, तो इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी है कितनी होने वाली है, यहां से यहां जो रेडियस है, ये जो पार्टिकल है एक एल रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो एल ओमेगा जो है इसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होने वाली है, एल जो है आपके पास है 0.6, ओमेगा की वैल्यू है 10, आपको मिल जाएगा आंसर 6 के बराबर। तो वेलोसिटी यदि पूछा जाए इसकी कितनी हो जाएगी, 6 के बराबर। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है ऐसा, एन इंजन इज अटैच्ड टू अ वैगन थ्रू अ शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, द सिस्टम विद अ टोटल मास ऑफ 40,000 kg is moving with a velocity of 72 किलोमीटर एन आवर। तो ये 20 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, 20। When the brakes are applied to bring it to the rest, in the process of system being brought to rest, the spring of the shock absorber gets compressed by 1 meter। यानी कि जब ब्रेक लग जाती है, जो हमारा इंजन है वो रुक जाता है, और तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि 1 मीटर से कंप्रेशन हो जाता है। If 90% of the energy of wagon is lost due to friction, the spring constant is equal to। सवाल एक बार आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से
जो है ये हो रहा है काम। तो आपने जरूर देखा होगा जब हम बात करते हैं एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि एक ट्यूब की सहायता से एक जो है एक कनेक्शन होता है दो डब्बों के बीच में। वो कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ इंजन से कनेक्शन कहा गया है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली, तो इंजन के साथ में एक स्प्रिंग यहाँ पे लगाई गई है इस तरीके से, और यहाँ पे एक डब्बा जोड़ा गया है। और ये क्या करता है, ये स्प्रिंग का काम क्या होता है कि जो शॉक होते हैं, जो भी शॉक होते हैं, इसकी स्पीड में जो भी चेंज होता है, उन शॉक्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और डब्बों तक पहुंचने से रोकता है, डब्बों से पहुंचने तक रोकता है। मान लीजिए इसने अचानक से ब्रेक लगाई, तो हो सकता है कि शॉक जो है, जो शॉक यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, एकदम से स्पीड कम हो गई है, तो उसका इफेक्ट इस स्प्रिंग की एब्सेंस में उन सारे डब्बों तक पहुंचता, और हो सकता है कोई डब्बा अपनी जो है अपना जो डिफाइंड उसकी पोजीशन है, जो रेलवे ट्रैक्स को छोड़ सकता था, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा यार कि बाइक्स होती हैं, कार होती हैं, उनमें भी शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, जिससे जो गड्ढे में यदि हमारी गाड़ी चली जाती है या फिर कोई भी उबड़ खाबड़ रास्ता आता है, तो शॉक हमारे शरीर तक ना पहुंचे, हमारी स्पाइन तक ना पहुंचे और हमारे शरीर को डिस्कम्फर्ट ना हो, कोई डैमेज ना हो, इसलिए शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। बिल्कुल सेम यहाँ पे फंक्शन है। अब मान लीजिए इंजन पहले चल रहा है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड से, ये सब 20 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, और जितने भी डब्बे हैं सब 20 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। अचानक से ब्रेक लगा देता है इंजन, और इसकी वेलोसिटी जो है 0 के बराबर हो जाती है। तो ये अभी भी मोशन में है ड्यू टू इट्स इनर्शिया, तो ये आगे चलने लगते हैं और ये रुक जाता है। और होता क्या है कि ये घिसटते हैं जमीन पर, और स्प्रिंग जो है ये कंप्रेस हो जाती है और ये डब्बे जो हैं फाइनली रुक जाते हैं। ये जो है डब्बे ये भी फाइनली रुक जाते हैं, किसके एक्सपेंस पे? इस शॉक एब्जॉर्बर, ये स्प्रिंग के एक्सपेंस पे ये भी रुक जाते हैं अल्टीमेटली। तो बताना है कि स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होने वाला है, यदि जो कंप्रेशन हुआ है वो 1 मीटर के बराबर हुआ है, और 90% जो एनर्जी है वैगन की वो लॉस्ट हो चुकी है फ्रिक्शन की वजह से। तो पहले आप एनर्जी निकालिए, काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस समय। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में पूरी की पूरी एनर्जी स्टोर्ड है, सो हाफ इंटू 40,000 इंटू स्पीड का स्क्वायर विच इज 400। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी है। इस टोटल एनर्जी का 90% खर्च हो जाता है, लेकिन जो 10% है वो स्प्रिंग की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे इसका 10% हम ले लेंगे और इसको हम इक्वेट कर देंगे स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी के हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाता है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाती है, तो आपको मिल जाता है के की वैल्यू 4 और 4 16, 1 2 3 4 5 और 5 0 10 टू द पावर 5। तो ये आपको मिल जाता है के की वैल्यू 16 इंटू 10 टू द पावर 5। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 16 के बराबर। ठीक बात। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। टू रेजिस्टर्स R1 4 प्लस माइनस 0.8 ओम, यानी ये इसकी मीन वैल्यू है और ये इसमें मैक्सिमम एरर है इंस्ट्रूमेंट में, या आपके पास है या जो मेजरमेंट में, ये आपके पास 4 इसका मीन वैल्यू है रेजिस्टेंस की, ये इसमें कह सकते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर है मेजरमेंट में। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी। तो हमें साइन इस तरीके से एक प्रॉपर तरीके से हमें उसको रिप्रेजेंट करना है, जो मेजरमेंट हमारे पास आ रहा है पैरेलल में कंबाइन करने पर। तो हम इस्तेमाल करते हैं अपना मेथड 1/r इक्विवेलेंट होता है हमारे पास 1/r1 प्लस 1/r2। दोनों तरफ जो है आप ln ले सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आपको मिलता है डेल्टा r इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय r इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा r1 डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 डिवाइडेड बाय r2 का स्क्वायर। तो यहां से डेल्टा r इक्विवेलेंट अपॉन r इक्विवेलेंट जो है इसको लिख दीजिए r इक्विवेलेंट का स्क्वायर, और यहाँ पे डेल्टा r1 बाय r1 प्लस डेल्टा r2 बाय r2। तो पहले आप r इक्विवेलेंट निकाल लीजिए इन मीन वैल्यू की सहायता से। सो 4 और 4 का जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। 4 और 4 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 4/2 विच इज 2। सो डेल्टा r इक्विवेलेंट आपको मिलने वाला है 2 का स्क्वायर। डेल्टा r1 ये है कितना? 0.8 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 16 प्लस आपको मिल जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 60। सो यू विल गेट 4/16 into 1.2।
सो 4 से गया 3 बार 0.3 बार, ये गया आपके पास 4 बार, 4 से 4 गया तो मिल जाता है 0.3 डेल्टा आर इक्विवेलेंट। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को आर इक्विवेलेंट मीन प्लस माइनस डेल्टा आर इक्विवेलेंट। तो ये आपके पास निकाल चुके हैं 2 प्लस माइनस 0.3। सो 2 प्लस माइनस 0.3 हमारा आंसर हो जाएगा विच इज सी ऑप्शन। वैसे भी पहला और चौथा जो है वो तो गलत ही है ना, पहला और चौथा जो गलत ही है, तो सेकंड और थर्ड में से हमें चूज करना था और उसमें भी दिक्कत आ रही है, ये काफी क्लोज कंपटीशन है इनमें, तो निकालना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास ये, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज बीइंग मूव्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड फोर्स ऑफ 2 न्यूटन अलोंग अ फ्रिक्शनलेस सरफेस फॉलोइंग सरफेस प्रोफाइल, द करेक्ट अप्लाइड फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ विल बी। तो फोर्स और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ आपको बताना है कौन सा सही होने वाला है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स हमने यहाँ लगाया है, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा, फ्रिक्शन कहीं है नहीं, फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी से कब मूव कर सकता है, जब एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 कब होगा, जब नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स कब 0 होगा, जब जितना 2 न्यूटन इधर है उतना ही 2 न्यूटन यहाँ पे हो। तो 2 न्यूटन पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, तो मैं कह सकता हूं फोर्स पहले इस डायरेक्शन में लग रहा है, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में। उसके बाद जब ये इस वाली साइड पे आ जाएंगे तो नीचे की तरफ mg sin थीटा लग रहा होगा 2 न्यूटन। अभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको चलाना है, तो अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन पीछे की तरफ लगाना होगा। तो पहले 2 न्यूटन इस तरफ लगा है, उसके बाद 2 न्यूटन इस तरफ लगा है। 2 न्यूटन हमेशा कांस्टेंट रहा है, बिकॉज ये फोर्स कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट फोर्स मैग्नीट्यूड का लगाया होगा हमने, पहले इस डायरेक्शन में, उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट कह सकते हैं। तो देखिए कौन सा ग्राफ सबसे बेस्ट है ऑप्शन हमारे पास। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो वेरी होना ही नहीं चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बिकॉज फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे वेरी हो रहा है, 0 से लेके 2 न्यूटन तक फोर्स जा रहा है, ऐसा नहीं है, फोर्स हमेशा 2 न्यूटन के बराबर लग रहा है। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, कौन सा सही है ये हमें चूज करना है, सेकंड और फोर्थ में से। डायरेक्शन की बात यहाँ पे करिए क्या, अप्लाइड फोर्स वर्सेस डिस्टेंस, अप्लाइड फोर्स वर्सेस डिस्टेंस। तो an object of mass m moved with a constant velocity in the direction of applied force to along a frictionless surface following self profile। तो इसमें से कोई भी आप पॉजिटिव ले सकते हैं। यदि मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं तो इसको नेगेटिव ले रहे हैं यहाँ पे, तो इन दोनों ऑप्शंस में से क्या डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स लगा है, अचानक से वैल्यू माइनस हो चुकी है, उसके बाद ये हो चुका है, यहाँ पे -2 था, उसके बाद 2 हो चुका है। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही सही होने चाहिए, दोनों ही सही होने चाहिए ऑप्शंस, बिकॉज किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव आप ये नहीं बता सकते। अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन थी, तो ये दोनों ही ऑप्शंस जो हैं ये सही होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस आप टिक कर सकते हैं। एनटीए ने जो की दिया था उसमें सेकंड ऑप्शन सही था। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही सही हैं, बिकॉज हमें कोई भी नहीं बताया है कि कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, और वो हमारे डिस्क्रेशन पे होता है कि हम कोई सा भी ले सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, 4 particles each of mass m move along a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction as shown in figure. The speed of each particle। ये सवाल भी बहुत बार कर चुके हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये अपने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, उसकी वजह से इस सर्कल में फिर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं कि इसकी स्पीड v के बराबर है, सिमेट्री से कह सकता हूं सारे के सारे जो हैं सेम स्पीड से जा रहे होंगे। किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाइए, बिकॉज ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो इनके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है सेंटर की तरफ होगा ही होगा। तो एक ये इसको खींच रहा है इस तरफ, ये इसको खींच रहा है इस तरफ, ये इसको खींच रहा है इस तरफ, ये r है, ये r है, तो ये बन जाएगा r√2, ये बन जाएगा r√2, ये बन जाएगा r√2। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि इसके ऊपर फोर्स यदि लग रहा है f के बराबर, which is gm² divided by 4r², तो ये फोर्स इस पर लग रहा होगा F1 = gm² divided by 2r², और यहाँ पे भी gm² divided by 2r²। तो भाई इसको यदि मैं f मान लेता हूँ, इसको f मान लेता हूँ, तो ये 2f हो गया। तो फोर्स बेसिकली इसके ऊपर हो गया 2f और f, इनका रिजल्टेंट कितना आएगा 2√2f के बराबर। तो 2√2f भी फोर्स इस तरफ लग रहा है, f भी फोर्स इस तरफ लग रहा है, और ये सेंटर की तरफ ही रिजल्टेंट इनका आने वाला है। तो मैं कह सकता हूं ये सब r, ये r है, r रेडियस के सर्कल में घूम रहे हैं, और नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना है 2√2 + 1 × f के बराबर। तो यहां लिखूंगा मैं 2√2
plus 1 into f, which is gm square divided by 4r square is equals to mass है m, speed का square divided by radius which is r से r चला गया, m से m चला गया, स्पीड आपको मिल जाती है 2√2 plus 1 divided by 4 into gm by r का अंडर। so 2√2 plus 1 by 4, 2√2 plus 1 by 4, 2√2 plus 1 by 4, 4 को यदि बाहर ले लिया तो ये 1/2 बन जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें मिल जाता है। ठीक बात।